नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः मैट्रिक परीक्षा 2022 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस डालने का अभी टाइम चल रहा है और इतिहास, भूगोल ये दोनों का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग पूरा वीडियो तीन वीडियो 6 वीडियो डल चुका है। इतिहास भी खत्म हो गया, भूगोल भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मैंने डाल दिया है। आज से मैं नागरिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। नागरिक अर्थात पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज 20 लेके आया हूं और इसके बाद यही 20 क्वेश्चंस रहेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं डाले जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग की बारी अगले वीडियो की आएगी। उसके बाद अर्थशास्त्र में हम प्रवेश करेंगे और इस तरह से चारों किताब मैं कुछ ही दिनों में खत्म करूंगा गेस क्वेश्चंस करके। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। 19-20 क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो है वो सूचना के अधिकार आंदोलन से है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत ये राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र से 1990 के आसपास में हुई है। यानी कि 1990 से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के भीम तहसील से हुई है। ये सूचना का अधिकार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकार से लोग सूचनाएं मांगते थे। आंकड़ों से संबंधित, विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न योजनाओं से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार लोग प्राप्त करना चाहते थे और ये आंदोलन काफी मकबूल हुआ, काफी फैला और ये आंदोलन रंग लाया। और इस आंदोलन के रंग लाने का परिणाम ये हुआ कि 2004 में सूचना के अधिकार आंदोलन से संबंधित, सूचना के अधिकार कानून से संबंधित एक विधेयक संसद में लाया गया और 2005 में इस विधेयक को पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद सूचना का अधिकार ये एक कानून बन गया। और आज के समय में इसी कानून के तहत हम किसी भी सरकारी संस्थान से सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत कम खर्चे में। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग हो रही है। महिला को आरक्षण देने की बात भारतीय संसद में की जा रही है। वो कितना परसेंट किया जा रहा है? 33%। 33% आरक्षण की मांग भारतीय संसद में। संसद में पूरे 545 गो सीट है, उसमें से 33% सीट महिलाओं को के लिए आरक्षित करने की बात की जा रही है। ये मांग अभी पूरी नहीं हो पाई है, हालांकि लगातार मांग जारी है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है, जो नेता हैं, वो है जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्ट में हम जेपी भी कहते हैं। जेपी, जयप्रकाश नारायण। तो इस सूचना के अधिकार आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था, इसका दो और नाम है। एक नाम है छात्र आंदोलन और दूसरा नाम है जेपी आंदोलन। तो संपूर्ण क्रांति को ही छात्र आंदोलन भी कहते हैं, जेपी आंदोलन भी कहते हैं। ये आंदोलन 1971 के बाद से ये आंदोलन की शुरुआत जो है 71 से स्टार्ट हो गई है और ये आंदोलन पूरी तरह से 1975 में रंग लाया है। और 1975 में पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा जी की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण, जिसके पीछे छात्रों का एक बड़ा समूह था, दिल्ली की ओर कूच किए और 1975 में मजबूर होकर इस आंदोलन को देखते हुए और अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। यह एक बहुत ही भारतीय राजनीतिक में यह जो इमरजेंसी है, ये बहुत काले धब्बे की तरह इसको माना जाता है। ये बहुत गलत हुआ था पूरे भारत के राजनीतिक में, जब जनता के अधिकारों को छीन लिया गया था, जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। तो याद रखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। इस संपूर्ण क्रांति का नाम छात्र आंदोलन या जेपी क्रांति भी है। 1975 में यह हुआ है और 1975 के बाद 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद। और
उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 77 में चुनाव हुआ देश में। 77 में चुनाव होने के बाद पहली बार भारत में कांग्रेस से इतर यानी कांग्रेस से अलग कोई पार्टी जिसका नाम जनता पार्टी था, तो जनता पार्टी की सरकार बन के आई। जनता पार्टी की सरकार ने 542 सीट में से 530 सीट जीतकर बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाया। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। 80 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। पूरी कहानी और पूरी चीजों को समझने के लिए आपको विस्तृत का वीडियो देखना पड़ेगा। आप YouTube के मेरे चैनल जो श्रीनिवास कुमार नाम से है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में नागरिक वाला जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए। 35-36 वीडियो होगा, उसमें से अध्याय वाइज पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। सभी चीजों को बारीकी से समझ लीजिए। एक बार समझ लीजिएगा तो फिर कहीं से भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब सही तरीके से दे दीजिएगा। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के कौन नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? एक यूनियन बनाया गया है किसानों का, उसके नेता है महेंद्र सिंह टिकैत। क्या नाम है? महेंद्र सिंह टिकैत। 1935 में इनका जन्म हुआ और 2011 में इनकी मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कि ये रहने वाले थे और 1978 में इन्होंने इस पार्टी का, ये भारतीय जो किसान यूनियन है, इस पार्टी का 1978 में स्थापना किए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। यूपी के मुजफ्फरपुर के रहने वाले, 1978 में इन्होंने इस यूनियन की स्थापना की है। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, या लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? बहुत विस्तृत हम नहीं जाएंगे इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, 545 को लोकसभा में निर्वाचन के लिए सीटों की संख्या है, जिसमें से 524 सीट पर स्टेट का सांसद जीत के जाता है। मतलब सभी 28 जो राज्य हैं वहां से 524 को सांसद चुन के जाते हैं, जबकि 19 जो सांसद हैं वो चुन के आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। जो 8 को केंद्र शासित प्रदेश है वहां से चुन के आते हैं 19 को, और उसके बाद 2 को आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति चुनता है। तो इस तरह से 545 को सीट होता है। ठीक है, तो आप 545 सीट याद रखिएगा लोकसभा का। आगे आइए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। यूनाइटेड जनता पार्टी, इसको आप जनता दल यूनाइटेड भी कहेंगे, थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, इसीलिए मैंने घुमा के ही लिखा यूनाइटेड जनता पार्टी, जिसको जनता दल यूनाइटेड भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 2003 में हुई है और इसका जो ये बिहार और अरुणाचल प्रदेश में इसकी सरकार है। इस पार्टी को बहुमत मिला है, इस पार्टी का सरकार बना हुआ है। और जेडीयू जो बिहार में उसके जो हेड हैं जेडीयू के, वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संस्थापक, इस पार्टी के, इस जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है तीर छाप। ठीक है, तीर छाप इसका चुनाव चिन्ह है। तो जेडीयू, जिसको हम यूनाइटेड जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड भी कहते हैं, उसकी स्थापना 2003 में हुई है। उसका चुनाव चिन्ह जो है वो तीर छाप है, इतना ध्यान में रखिए। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कौन सी संस्था भारत की ऐसी है राजनीतिक जिसमें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो संस्था है पंचायती राज। पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था ये अनुच्छेद 243 डी के तहत एक संशोधन हुआ संविधान में। अनुच्छेद 243 डी के तहत पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और भारत के 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लागू भी हो चुका है, यानी कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें बिहार आपका एक है,
उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है और अन्य भी राज्य इसमें आते हैं जहां पर महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है। राजनीतिक पार्टी यानी कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले राजनीतिक पार्टी बनी, तो वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और इसी क्रांति के बाद वहां पर दो पार्टियां बनी, विंग्स और एक पार्टी है टोरी। ये दो पार्टियां बनी, विंग्स और टोरी। ये दो पार्टी जो है ये विश्व की पहली पार्टी है, विश्व की पहली पार्टी बनी विंग्स और टोरी। एक उदारवादी पार्टी है और एक अनुदारवादी पार्टी है। आज भी ये पार्टी वजूद में है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, आज भी ये पार्टी वजूद में है। तो दुनिया में सबसे पहले पार्टी जो बनी है वो ब्रिटेन में बनी है 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसके संस्थापक हैं स्वर्गीय काशीराम। स्वर्गीय काशीराम 1984 में स्वर्गीय काशीराम ने उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की स्थापना की, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और आज के समय में इस बहुजन समाजवादी पार्टी के जो हेड हैं, वो जो संचालित कर रहे हैं, जो व्यवस्थित कर रहे हैं उसको, उनका नाम है भूतपूर्व बिहार की मुख्यमंत्री मायावती। मायावती। और इस बहुजन समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी छाप। ठीक है, और इस पार्टी का संबंध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है और चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चली है। अभी आप टीवी देखते होंगे तो इस सब चीज की जानकारी आपको होगी। अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन थी या कौन है। तो भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, पंजा छाप। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1885 को हुई है A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके बारे में इतिहास में भी चर्चा काफी विस्तृत तरीके से हो गई है। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से है? चिपको आंदोलन पता है? चिपको आंदोलन 1972, चिपको आंदोलन 1972 ये पेड़ों को बचाने के लिए किया जा रहा था। उत्तराखंड के टेहरी और गढ़वाल जिले से इसकी शुरुआत हुई। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। और ये जो आंदोलन था ये अंगू वृक्ष, अंगू एक वृक्ष था, उसी को काटने की अनुमति ये लोग मांग रहे थे कि भाई अंगू वृक्ष को काट के कुछ हमको कल पुर्जा बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन सरकार ने, वहां के स्थानीय सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और उस अंगू वृक्ष को काटने की अनुमति बड़ी कंपनियों को, जो खेल के सामान बनाने वाली कंपनी थी, उनको दे दी गई। बस इस पर आग बबूला हो गए ये लोग कि हम स्थानीय, हम लोकल, हमारा पेड़, हमारी जमीन और हम ही को काटने नहीं दिया जा रहा है और कंपनियों को दे दिया गया। इस पर वो लोग भड़क गए और भड़कने के बाद यह आंदोलन चल निकला। लोग पेड़ों से चिपक के पेड़ों को बचाने का प्रयास करने लगे। तो ये आंदोलन काफी मकबूल हुआ। तो अंगू का पेड़ था वो जिसको काटने की अनुमति ये लोग मांग रहे थे कि हमको काटने दिया जाए, काट के हम थोड़े छोटे मोटे हथियार बनाएंगे। हथियार का मतलब वो जैसे खुरपा का बेंत, कुदाल का बेंत, खंती जो होता है उसका बेंत उत बनाएंगे। लेकिन सरकार ने, वो स्थानीय सरकार ने वहां अनुमति नहीं दी थी। तो भूगोल में भी इसको पढ़ना है, इसमें भी इसको पढ़ना है। अब आइए 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? किस प्रांत का मतलब राज्य, कौन से राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ है नेल्लोर जिला के दुबरगट्टा गांव से। क्या नाम?
नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, और गांव कौन सा? दुबरगट्टा। यहीं से ये ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चालू किया गया है। इसका डेट है मतलब 1992 से ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? माने कौन से, बहुत सारा देश है जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, एक के को दल हमेशा रहेगा। बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर दो दलीय व्यवस्था है, मतलब दो पार्टियां राज करती हैं, कभी कभी हो कभी हो कभी हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे भारत उसमें एक है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था माने एक पार्टी नहीं, कई गो पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, जेडीयू है, तो फलानवा है, तो चिलनवा है, ये सब। तो कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? ऑप्शन रहेगा एक दलीय व्यवस्था में, दो दलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था जिस देश में होगी, जिस देश में कई पार्टियां होंगी, वहां गठबंधन की सरकार बनती है। जब किसी का भी बहुमत नहीं आएगा ना, तो सब एक दूसरे को फोड़ेगा, यानी कि एक दूसरे की पार्टी से विधायकों को खींचेगा, जोड़ेगा अपने में, और जोड़ के सरकार बना लेगा। तो बहुदलीय व्यवस्था में ही ये संभव है गठबंधन का सरकार बनाना। ठीक है, ये सरकार ठीक नहीं होती है, इस सरकार में विकास का वैसा काम नहीं होता। इस पर विस्तृत चर्चा मैंने जो विस्तृत वाला प्लेलिस्ट में किताब की चीजें बताई हैं, उसमें बड़े विस्तृत ढंग से हर चीज को समझा दिया है, गठबंधन क्या होता है और गठबंधन की सरकार क्या होती है। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? स्वतंत्रता मिली, उसके बाद कई राज्य भारत में बने हैं, उसमें से पहला ऐसा राज्य का नाम बताना है जो भाषा के आधार पर बना, भाषा के आधार पे। तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है, हाल ही में इसी से बट के तेलंगाना बना है। तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है भारत में जो भाषा के आधार पर बनाया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया। चूंकि पहले से ये आंध्र प्रदेश ना तमिल में मिला हुआ था, तो तमिल भाषा था यहाँ पर ज्यादातर, और इधर के लोग तेलुगु बोलते थे। तो इन लोगों ने मांग किया कि हमें अपनी भाषा के आधार पर एक क्षेत्र बना के दिया जाए, एक अलग राज्य भाषा के आधार पर बना के दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना। 10 अक्टूबर 1953 को ये राज्य के रूप में सामने आया, राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर आया। तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल बनाई गई थी, करनूल थी। तो बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां हो गई? हैदराबाद हो गई। तो आंध्र प्रदेश समझ में आ गया, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान में 8वीं अनुसूची है और इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 22 भाषा। 22 ऐसी भारत की भाषाएं हैं जिसको सरकार ने 8वीं अनुसूची में जगह दी है। इस 8वीं अनुसूची में जो भाषा को सरकार जोड़ लेती है, उस भाषा के वृद्धि विकास के लिए सरकार आर्थिक तौर पे सहायता करती है और प्रशासनिक तौर पे भी उसके विकास की व्यवस्था करती है। दुखद बात यह है कि भोजपुरी जो इंटरनेशनल भाषा है, उसको अभी तक सरकार ने या भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया है, जिसके कारण भोजपुरी का विकास या भोजपुरी व्याकरण या भोजपुरी भाषा का विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। आगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस संशोधन से है? कौन सा संशोधन करके संविधान में पंचायती राज जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों व्यवस्थाओं को जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन है ये? इसका आंसर होगा 73वां संशोधन। संविधान में 73वां संशोधन 1997 में किया गया, और इस संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, देश में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। अब 73वां संशोधन किया गया और
करने के बाद संविधान में 243वां अनुच्छेद जोड़ा गया, साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 को जोड़ा गया। इतनी चीजों को जोड़ा गया संविधान में, तब जाके पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय आप देख रहे हैं आज के समय में, हाल ही में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पे चुनाव भी हुआ है, तो ये सामने आया। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा है कि नगरीय व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत ये त्रिस्तरीय है। वो शहर के लिए ये व्यवस्था है, वहां भी चुनाव वगैरह होते रहते हैं, तो उसके लिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई गई। वो लाया गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन से आया है पंचायती राज व्यवस्था और 74वां संविधान संशोधन से आया है नगरीय व्यवस्था, यानी कि नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था आया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से ही ग्राम रक्षा दल का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है दलपति। ये जब हम पढ़ा रहे थे किताब में तो बहुत विस्तृत से पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था को मैंने बताया है, कैसे चुनाव होता है, चुनाव में कितने संख्या में कौन सा लोग जीत के आता है, क्या उसका जीतने का एज क्या है, कितना से कितना व्यक्ति एज के मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं। तो सारी व्यवस्था को बड़े बारीकी से एक एक करके बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो एक क्वेश्चन नागरिक का भी आपका नहीं छूटने वाला है। तो दलपति जो है ये ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है और 18 से 30 वर्ष का, कोई भी ग्राम पंचायत में 18 से 30 वर्ष का जो भी व्यक्ति होगा वो ग्राम रक्षा दल का सदस्य हो सकता है। और उसी में से जितने सदस्य बने हैं उसमें से एक जो प्रमुख बनाया जाता है, जो हेड बनाया जाता है, उसको कहते हैं दलपति। तो ग्राम रक्षा दल का प्रमुख कौन होगा? दलपति होंगे। ग्राम रक्षा दल में कौन शामिल होगा? 18 से 30 वर्ष के सभी युवा इसमें जुड़ते हैं और इनका हेड जो होता है वो दलपति होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा एक किताब से लेके, इंडिका एक किताब है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछता है सवाल कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, नाम है मेगास्थनीज। यूनान का रहने वाला यह व्यक्ति सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस यूनान का राजा और उसका राजदूत बन के आया मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया, यानी मौर्य साम्राज्य में वो आया और उसने एक किताब लिखी पूरे मगध क्षेत्र के लिए, मगध क्षेत्र की बातों को उसमें लिखा। मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने बताया कि किस तरह से सैन्य व्यवस्था थी, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था थी, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी। तो इन सभी चीजों के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत व्याख्या की है। अर्थात मौर्य वंश के बारे में ज्यादातर जानकारी हमको मेगास्थनीज की किताब इंडिका से मिलती है। ये कहां का रहने वाला व्यक्ति? यूनान का रहने वाला व्यक्ति। किस राजा का राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का ये राजदूत था। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि जिला परिषद का सदस्य कितनी संख्या पर चुना जाता है? मतलब कितने संख्या पर एगो जिला परिषद चुन के आते हैं? अभी हाल ही में जिला परिषद का चुनाव हुआ है, तो इसका आंसर होगा 50,000 की जनसंख्या पर एगो जिला परिषद चुना के आता है। ठीक है, 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद चुना के आता है। और जिले भर में 2-4 जिला परिषद होते हैं, वो तो संख्या के हिसाब से है। 50,000 पे एगो चुना होगा, जितना संख्या होगा उतना चुना के आएंगे और उसमें से एक जिला परिषद का अध्यक्ष बनेगा। तो इस तरह से चुनाव प्रक्रिया, उस विस्तृत वाले वीडियो को देखिएगा। वैसे ही वार्ड का जो चुनाव होता है वो 500 व्यक्तियों पर एक वार्ड चुना जाता है। वैसे ही पंचायत समिति का जो चुनाव होता है वो 5,000 व्यक्तियों पर एक पंचायत समिति चुना के आता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो हमें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आने लायक हैं। कुछ तो परीक्षा में आए हुए भी हैं, कुछ के आने की संभावना है। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये 19-20 क्वेश्चंस जो हैं, हालांकि 20 से ज्यादा ही होंगे क्योंकि एक के साथ बहुत सारा क्वेश्चन एक नंबरिया जुड़ा हुआ है। तो
इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए 1 नंबर का। हाँ, हम आपसे आग्रह करेंगे कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबकी विस्तृत जानकारी आप जुटाइए। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा अध्याय का विस्तृत वीडियो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। फिर 1 नंबर का आए चाहे लघु आए चाहे दीर्घ आए, आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो कल जो डाला जाएगा वो डाला जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो नागरिक से मैं गेस करूंगा उसका डाला जाएगा। उसके बाद अर्थशास्त्र आएगी वाली उसकी। तो इस तरह से डलते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।